Hello, hi, very good evening all my students. This is संगीता एंड वेलकम टू माँ गंगा होम साइंस। माँ गंगा होम साइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11th क्लास की जो NCERT है। तो उसमें चैप्टर नंबर था 1, यानी उसमें हम कुछ आधा चैप्टर कवर कर चुके हैं जो पारिस्थितिकी, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान है, इसका जो नाम है वो। और उससे आगे हम ये सभी यहाँ क्या क्या पढ़ चुके हैं इसमें। तो हम इसमें मानव पारिस्थितिकी, इकोलॉजी ये किसने दिया, और ये एलन स्लो ने सबसे पहले यानी पारिस्थितिकी शब्द किसने कहा, तो एलन स्वेलो रिचर्ड ने कहा। और जो एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन जायोग्राफर्स 1922 ईस्वी के वार्षिक अधिवेशन में मानव भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में विकसित करने पर पुरजोर समर्थन किसने किया, हॉर्लेन एच बैरोज ने किया। ये सभी इसमें हमने पढ़ा था। ये पारिस्थितिकी तंत्र, ये ग्राफ देखा था। इसमें जैविक अजैविक घटक हैं। जैविक में कौन था, उपभोक्ता था, उत्पादकता था, उत्पादक और उपभोक्ता अपघटन करता था। और उपभोक्ता में भी 3 प्रकार के उपभोक्ता थे, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। अजैविक में भी 2 प्रकार से थे, अकार्बनिक तत्व और कार्बनिक तत्व और जलवायु, ये 3 थे। ये सब हमने देखे थे। पॉल सीयर्स ने एक अग्रणी विद्वान जिन्होंने मानव पारिस्थितिकी की संकल्पनाओं का प्रयोग जनसंख्या विस्फोट से किया, ये पॉल सीयर्स थे। इसके क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। ये सभी पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण ये हमने पहले पढ़ा था। पर्यावरण की परिभाषाएं पढ़ी थी हमने। J.S. रॉस के अनुसार पर्यावरण क्या है, तो इन्होंने वह शक्ति है पर्यावरण, जो वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इन्होंने ये शब्द बोला था। और डगलस हॉलैंड के अनुसार पर्यावरण वह शब्द है जो समस्त ब्रह्म शक्तियों और प्रभावों और परिस्थितियों का सामूहिक रूप से वर्णन करता है, जो जीवधारी के जीवन, स्वभाव और अभिवृद्धि विकास प्रवणता पर प्रभाव डालता है, ये कहा। और हॉर्स कोविट्स के अनुसार पर्यावरण सभी बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग बताया है। इन्होंने प्राणी के जीवन में विकास पर प्रभाव डालता है। आगे डॉक्टर डेविस के अनुसार मनुष्य के संबंध में पर्यावरण से अभिप्राय भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से है। इन्होंने क्या किया, डेविस ने क्या किया, भूतल पर मानव के चारों ओर फैले उन सभी भौतिक स्वरूपों से इन्होंने तुलना की है। और हर्ष कॉटिन्स ने क्या किया है, बाहरी दिशाओं और प्रभावों का योग बताया है। और डगलस ने समस्त ब्रह्म शक्तियाँ, प्रभावों और परिस्थितिकी समूह के रूप में इन्होंने वर्णन किया है। J.S. का तो आपको मालूम होगा, वातावरण ब्रह्म शक्ति है। एक ब्रह्म शक्ति की उपाधि किसने दी है, J.S. रॉस ने कहा है। ये सब हमने पढ़ा। और इसमें एक और शिक्षा शास्त्री, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने पर्यावरण ही शिक्षक है, शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है, ये कहा। विश्व शब्दकोश के अनुसार पर्यावरण उन सभी दशाओं, प्रणालियों तथा प्रभावों का योग माना है और जो जीवों व उनकी प्रजातियों के विकास में मृत्यु को प्रभावित करता है। ऐसे निकोलर्स ने भी पर्यावरण उन समस्त बाहरी दशाओं तथा प्रभावों का योग बताया है। विश्व के लिए शिक्षा मूनस को इन्होंने पर्यावरण शिक्षा के विषय में क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रमों की तुलना में कम परिभाषित किया है। इन्होंने क्या किया है, पर्यावरण शिक्षा के विषय क्षेत्र अन्य पाठ्यक्रम की तुलना में, पर्यावरण विषय क्षेत्र को अन्य पाठ्यक्रम की तुलना में कम क्या है, कम परिभाषित है, ये इन्होंने कहा है।
अब हमें ये सब पढ़ चुके हैं, हमने ये अंग भी देखे, एक बार फिर से देख लेते हैं पर्यावरण के अंग कौन से हैं। अंग हमारे 3 हैं। पहला है स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये 3 हैं। इसमें क्या है, जल यानी स्थलमंडल की जो गहराई है वो 100 मीटर है, 100 किलोमीटर है। और यहाँ पर कौन कौन सी, इस स्थल में 3 परतें होती हैं। जो पहली परत भूपृष्ठीय होती है और धरती से इस परत की गहराई कितनी, 100 किमी होती है। इस परत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ व सैलें पाई जाती हैं। कौन सी में, स्थलमंडल की 3 परतें, पहली परत में ही कितनी, यानी कई प्रकार की मिट्टियाँ और सैलें पाई जाती हैं जो पहली परत होती है उसी में। और जिसकी जो इसका जो प्रतिशत है लगभग वो 29% होता है और इसका घनत्व है वो 2.7 होता है। दूसरी परत की बात करें तो ये उपापचय मंडल भी कहा जाता है इसे। दूसरी परत को क्या, उपापचय मंडल भी कहते हैं, जिसकी गहराई कितनी होती है, 200 किमी होती है। जिसमें क्या क्या, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। इसका घनत्व 3.5 आंका गया है। तीसरी परत की बात करें तो इसे क्या, परिणाम मंडल कहते हैं तीसरी परत को। और जो पृथ्वी का केंद्रीय मंडल है, यानी तीसरी परत को क्या, परिणाम मंडल कहा जाता है। और पृथ्वी का ये केंद्रीय मंडल भी है। और यहाँ पर कठोर धातुओं से बना जो तीसरी जो परत है वो कठोर धातुओं से बनी हुई है और जिसमें निकेल और लोहे की प्रधानता है। यहाँ पर निकेल और लोहा मिलता है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे हम जलमंडल पर चलते हैं। जलमंडल क्या है, पृथ्वी का समस्त जली भाग जलमंडल कहलाता है। यानी पृथ्वी पर जितना भी जल का भाग है वो सभी जलमंडल कहलाता है। जिसमें सभी सागर आ जाते हैं, महासागर आ जाते हैं, ये सभी इसमें आ जाते हैं। यानी भूतल के 71% भाग पर जल है। यानी 71% भाग पर, हमारे पूरी पृथ्वी पर 71% जल है और 29% भाग पर क्या है, थल है। थल का विस्तार है पृथ्वी की सतह पर। क्षेत्रफल लगभग पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 51 करोड़ है, 51 करोड़ वर्ग है। और इसमें से वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36 करोड़ वर्ग किमी पर क्या है, जल का विस्तार है। 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर क्या है, जल, यानी पूरी जो पृथ्वी है उसका जो क्षेत्रफल है वो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 36 करोड़ वर्ग यानी किलोमीटर पर जल का विस्तार है। ये अगली परत की बात करें तो अगली परत में यहाँ पर वायुमंडल हो जाएगा। वायुमंडल के चारों ओर वायु का सैकड़ों किमी मोटा आवरण है, सैकड़ों किलोमीटर मोटा क्या, आवरण है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वायु का घेरा पृथ्वी को जकड़े हुए है और धरातल से इसकी ऊंचाई साधारणतः कितनी, 800 किमी मानी जाती है। परंतु खोज के पश्चात पता चला है कि इसकी ऊंचाई 1300 किमी आंकी गई है। वायुमंडल में अनेक परतें होती हैं, वो आप लोग जानते होंगे। पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं? पर्यावरण के तत्व है जैविक और अजैविक, 2 प्रकार के तत्व हैं, जैविक और अजैविक। जैविक में हमने पढ़ा जलवायु कारक और अजैविक में जलवायु कारक, स्थलजात कारक, जल स्रोत, मृदा, खनिज एवं चट्टानें, भौगोलिक स्थिति, ये सभी इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है जैविक कारण। जैविक कारण में क्या होता है, जैविक कारण में वो होता है जो
पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु, ये सभी जैविक कारण में आ जाते हैं, जैविक तत्व में आ जाते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण, जो मानव ने निर्मित किया है वो मानव निर्मित पर्यावरण है। आगे देखते हैं सामाजिक पर्यावरण। सामाजिक पर्यावरण क्या है? सामाजिक पर्यावरण वो पर्यावरण है जो कि समाज में अपनाया जाता है, जैसे कि प्रकृति और विभिन्न प्रजातियों के बीच, विभिन्न वर्गों के बीच और एक ही वर्ग की प्रजातियों के बीच प्राय संवाद होता है। इनमें से अधिकांश अंतःक्रियाएं जैव रासायनिक चक्र या खाद्य श्रृंखला से जुड़ी हुई हैं। इनमें से कई अंतःक्रियाएं विशेष रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं के क्षेत्र में हैं, जो सामाजिक परिवेश का निर्माण करती हैं। सामाजिक परिवेश विभिन्न सभ्यताओं के विकास पर आधारित है। जो सामाजिक परिवेश है वो किस विभिन्न सभ्यताओं के विकास पर आधारित है, जो समय के साथ बदलते हैं। जो विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुआ है उस पर आधारित सामाजिक परिवेश माना जाता है, जो समय के साथ बदलते रहते हैं और लोगों के विभिन्न समूहों, सामाजिक रीति रिवाजों का पर्यावरण और विकास पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। जो विभिन्न समूह के सामाजिक रीति रिवाज हैं उसका पर्यावरण पर क्या अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सामाजिक पर्यावरण में सांस्कृतिक प्रतिमान और मूल्य सम्मिलित है। यानी सामाजिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो सांस्कृतिक प्रतिमान सम्मिलित है और मूल्य भी सम्मिलित है। राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाएं शामिल सामाजिक वातावरण के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये सभी सामाजिक वातावरण के क्या हैं? राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक संस्थाएं सामाजिक वातावरण के क्या हैं? महत्वपूर्ण अंग हैं। से आगे देखें तो हम सामाजिक संगठन की मूलभूत संस्थाओं में से परिवार एक संस्था है। हम जब सामाजिक संगठन की मूलभूत संस्थाओं में से एक संस्था की बात करें तो वो एक परिवार है। परिवार एक मूलभूत संस्था मानी जाती है। परिवार में मानव का जनन, बच्चों का समाजीकरण, परिवार में क्या मानव का जनन होता है, जन्म होता है और बच्चों का समाजीकरण, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सांस्कृतिक परंपराओं का हस्तांतरण आदि सम्मिलित है। समाज के प्रतिमानों, मान्यताओं, विश्वास से समुदाय बनते हैं। समाज के प्रतिमानों, मान्यताओं, विश्वास और आचरणों के आधार पर परिवार के कार्यों की प्रकृति में विविधता होती है और परिवार के समूह साथ साथ रहते हैं और इनसे क्या समुदाय बनते हैं। समुदाय के व्यवसाय, धार्मिक विश्वास, देश आदि के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है और समुदाय का भौगोलिक परिसीमा के भीतर मिलकर एक समाज बनाते हैं। क्या समुदाय के व्यवसाय और धार्मिक, देश आदि के आधार पर इनका वर्गीकरण किया जा सकता है और इसी समुदाय का भौगोलिक परिसीमा के भीतर रहकर एक समाज बनाते हैं। इस प्रकार समाज को परस्पर क्रियाशील लोगों का एक समूह कहा जाता है। इस प्रकार समाज को क्या क्रियाशील लोगों का एक समूह कहा जाता है, जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, जो सहकारी ढंग से संगठित हैं और जिनकी संस्कृति है। आगे समाज के अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में उनका परिवार प्रमुख होता है। कौन? समाज के अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में परिवार प्रमुख माना जाता है। कुछ यानी समाज में परिवार में बच्चों का पालन पोषण किया जाता है, जिसमें एक वयस्क के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान को अर्जित एवं विकसित कर सकें। व्यक्ति समाज की महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई है। व्यक्ति क्या है? व्यक्ति समाज की एक महत्वपूर्ण सामाजिक इकाई माना जाता है।
आगे देखते हैं, पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक समेकित मार्ग अपनाया गया है। जिसमें मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्या एक समेकित मार्ग अपनाया गया है। इसमें परिवार के सदस्यों इसमें क्या है, परिवार के सदस्यों के रूप में मानव और समाज के पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रियाओं को स्पष्ट किया गया है। उनकी पारिस्थितिकी के साथ सहक्रियात्मक सहसंबंध स्पष्ट करता है। इसके अंतर्गत उनकी पारिस्थितिकी के साथ सहक्रियात्मक संबंध स्पष्ट करता है, जिसके अंतर्गत भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अधिकांश आर्थिक संसाधन सम्मिलित हैं। आगे हम देखने वाले हैं गृह विज्ञान विषय की स्थापना यानी कहाँ से शुरू हुआ। तो गृह विज्ञान विषय की बात करें हम तो परिवार विज्ञान और मानव पारिस्थितिकी से मिलता जुलता एक विषय है। किससे? जो हम गृह विज्ञान है वो हमारी मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान दोनों विषयों से मिलता जुलता एक विषय है। मिलता जुलता विषय है किसका? परिवार विज्ञान और मानव पारिस्थितिकी दो विषयों से मिलता जुलता एक गृह विज्ञान विषय है। भारतवर्ष में गृह विज्ञान के क्षेत्र में मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान के विकास के संक्षिप्त इतिहास का विवेचन इस प्रकार है। भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में अनेक संस्थानों ने भोजन और पोषण, वस्त्र और वस्त्रोद्योग, विस्तार शिक्षा के पाठ्यक्रम आरंभ किए। कब? 20वीं शताब्दी में। और इसमें इन पृथक पृथक विषयों 1932 में गृह विज्ञान का उद्गम कब? 1932 में। इसी में किस लेडी इरविन कॉलेज की भी स्थापना 1932 में हुई और गृह विज्ञान नामक विषय के रूप में समायोजित किया गया। यानी इसमें जो भी विषय थे उसके बारे में 20वीं शताब्दी में के आरंभ में अनेक संस्थानों ने क्या? भोजन, पोषण, वस्त्र और वस्त्रोद्योग, विस्तार शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या? आरंभ किए। और इन पृथक पृथक विषयों को 1932 में गृह विज्ञान नाम दिया गया, यानी गृह विज्ञान नाम के विषय के रूप में समायोजित किया गया। जब दिल्ली में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई, उसी समय दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। वो महिला शिक्षा को क्या? प्रोत्साहन, उत्साहित करने के लिए। आगे है, यह वह समय था जब बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थीं। 1932 का दौर था। उस समय महिलाएं या लड़कियां बहुत कम पढ़ी लिखी हुआ करती थीं और कम विद्यालय जाया करती थीं। कोई भी होती थी ज़्यादा ही यानी उत्सुक थे वो ही अपनी बेटियों को पढ़ाते थे, अन्यथा नहीं पढ़ाते थे। आगे हम बात करें जो कुछ ही लड़कियां पढ़ती थीं और देश में महिला शिक्षा संस्थानों का नितांत अभाव था। यानी उस समय महिला शिक्षा संस्थान नहीं थे और अभाव था। उसके बाद कोलकाता विश्वविद्यालय महिलाओं को शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय था। यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय था वो महिलाओं की शिक्षा के लिए स्वीकार करने वाला पहला विश्वविद्यालय बना। और इसमें जो शिक्षा ग्रहण की है वो शिक्षा ग्रहण करने वाली जॉन एलियट ने पहला महिला विश्वविद्यालय खोला। इसमें जो जॉन एलियट थी उन्होंने पहला विश्वविद्यालय ग्रहण नहीं किया था, इसमें इन्होंने खोला था। जॉन एलियट ने पहला महिला विश्वविद्यालय खोला था
कब? सन 1849 में। उस जो जॉन एलियट ने पहला विश्वविद्यालय खोला था 1849 में, उसका नाम उन्होंने रखा बीथोन कॉलेज। बीथोन कॉलेज की स्थापना किसने की? बीथोन कॉलेज की स्थापना किसने की? तो जॉन एलियट ने की। पहला महिला विश्वविद्यालय इन्होंने खोला। आगे देखते हैं, चंद्रमुखी बसु, कादम्बनी गांगुली और आनंदी गोपाल जोशी कुछ आरंभिक भारतीय महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त की। शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? चंद्रमुखी बसु थी। कौन? चंद्रमुखी बसु हैं जो सबसे पहले डिग्री प्राप्त करने वाली थी, जो महिला थी। दूसरी कादम्बनी गांगुली थी और तीसरी, यहाँ से नेट में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, आनंद गोपाल जोशी कुछ आरंभिक भारतीय महिलाओं में शामिल थीं जिन्होंने शैक्षणिक डिग्रियां प्राप्त की। 1927 में अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का आयोजन पुणे में किया। यानी इन्होंने 1927 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया। वो कहाँ किया? तो वो पुणे में किया। कब किया? तो 1927 में पुणे में महिला शिक्षा आयोजन यानी महिला शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया। कब? 1927 में। कहाँ किया? तो पुणे में। पुणे में कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? तो अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन। कब अखिल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन कब यानी आयोजित किया गया? तो 1927 में। क्वेश्चन यहाँ से कैसे भी बन सकता है, तो आप लोग ये सभी ध्यान में रखना। तो पश्चिम भारत में महिला शिक्षा की शुरुआत पुणे में गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ हुई, जिसे 1848 में किसने? ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई। ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फुले ने शुरू की। कहाँ पर? गर्ल्स स्कूल के निर्माण के साथ 1848 में ज्योतिबा फुले ने महिला शिक्षा की शुरुआत की। उनकी पत्नी भी सहयोग कर रही थी, सावित्रीबाई फुले। आगे देखते हैं, भारत में जो स्वतंत्रता के आंदोलन का कहाँ गया? यहाँ से देखते हैं। देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक प्रबुद्ध महिलाएं शामिल थीं। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था भारत में, उसमें अनेक महिलाओं ने भी भाग लिया था। इनमें सबसे पहले नाम आता है सरोजिनी नायडू का। उसके बाद हम अरुणा आसफ अली को कहते हैं। उसके बाद सुचेता कृपलानी भी आती हैं और उसके बाद कमला देवी चट्टोपाध्याय, कस्तूरबा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित और मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी। विजयलक्ष्मी पंडित, मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी, एनी बेसेंट, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृता कौर जैसी अनेक महिलाओं के योगदान को इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। इसमें से सरोजिनी नायडू और राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की दिग्गज मानी गईं। कौन? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दिग्गज कौन मानी गई? तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, ये तीन अखिल भारतीय सम्मेलन की दिग्गज थी जिन्होंने क्या किया? लेडी इरविन कॉलेज की संकल्पना और क्या स्थापना भी की है। ये तीनों हैं, ये देख सकते हैं। ये हैं सरोजिनी नायडू और ये राजकुमारी अमृता कौर, ये कमला देवी चट्टोपाध्याय। ये तीनों मूर्तियां हैं। उस समय क्या था, इससे आगे का भी देख लेते हैं। किसने इसकी स्थापना की और किसके नाम पर इसका नाम पड़ा? जो लेडी इरविन कॉलेज था वो किसके नाम पर पड़ा? तो उस समय क्या था, यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप लोग समझ लेना, एक बार देख लेना, बस आपका काम हो जाएगा। उस समय जब इन्होंने स्थापना की, उस समय स्वतंत्रता का दौर था। उसी समय
लॉर्ड इरविन भारत में ब्रिटिश वायसराय था। जब स्वतंत्र नहीं हुआ था भारत, तब कौन लॉर्ड इरविन भारत में ब्रिटिश वायसराय था? उसकी पत्नी लेडी डोरोथी इरविन ने भी कॉलेज की स्थापना को समर्थन प्रदान किया। किसने? जो लॉर्ड इरविन भारत में ब्रिटिश वायसराय था, उसकी पत्नी का नाम था लेडी डोरोथी इरविन, तो वो भी कॉलेज की स्थापना में समर्थन कर रही थी। इसीलिए इस कॉलेज का नामकरण लेडी इरविन के नाम से रखा गया। कॉलेज के संस्थापकों ने महिलाओं की भूमिका और दायित्वों के विषय में जागरूकता लाने के लिए अनुभव किया कि युवा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जानी चाहिए। यह लक्ष्य घर और समाज दोनों को बराबर महत्व देने के लिए पूरा किया जाना चाहिए, जिससे उन सामाजिक शैक्षणिक असमानताओं को कम किया जा सके जिन्होंने महिलाओं को अपनी क्षमता तक पहुंचने में बाधा डाली है।